brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K toothpaste for sensitive teeth. আমি মোহাম্মদ ইউনুস সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে অন্তর্বর্তী বা কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। अभी आप मोहम्मद यूनुस को सुन रहे थे, जिन्होंने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ 16 और सदस्य अंतरिम सरकार का हिस्सा होंगे। अंतरिम सरकार के गठन के बाद पूरी दुनिया से रिएक्शंस आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। अमेरिका और चीन ने कहा, हम बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। इसी बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा, मेरी मां की वापसी होगी। आवामी लीग के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद से बांग्लादेश में घटनाक्रम तेजी से बदले। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई। आवामी लीग के नेताओं, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। इसी बीच अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ है। तो आज के शो में हम जानेंगे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल हुआ, इससे पहले कब कब बांग्लादेश में अंतरिम सरकारें बनी और क्या शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी संभव है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की। सबसे पहले तो समझते हैं कि अंतरिम सरकार क्या होती है। जब किसी वजह से तय कार्यकाल के बीच सरकार गिर जाती है या वो सदन में बहुमत खो देती है या नेता का निधन हो जाता है, तो अगली पूर्णकालिक सरकार तक अस्थायी सरकार बनाई जाती है। इसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। आमतौर पर अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी चुनाव कराने की होती है। बांग्लादेश के केस में मोहम्मद यूनुस इस समय सबसे शक्तिशाली पद पर है। ऐसे समझिए कि अंतरिम सरकार में मुखिया के पास प्रधानमंत्री और बाकी सदस्यों के पास केंद्रीय मंत्री जितनी शक्ति होती है। अब बात इतिहास की करते हैं कि कब कब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। पहली अंतरिम सरकार वजूद में आई 1990 में, सैन्य तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद के इस्तीफे के बाद। क्या थी इस सरकार की कहानी? 1981 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सत्ता में आई। अब्दुल सत्तार देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई। 24 मार्च 1982 को जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्ता पलट कर दिया। देश में मार्शल लॉ लगा। 1983 में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 1986 में चुनाव हुए। इरशाद चुनाव जीतकर फिर राष्ट्रपति बने। उनके खिलाफ चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे। 1990 तक इरशाद हुसैन के खिलाफ देश में माहौल बनने लगा था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे थे। प्रेस का हाल भी ठीक नहीं था। इसी बीच 2 राजनीतिक विरोधी एक साथ आए। कौन? शेख हसीना और खालिदा जिया। इन दोनों ने मिलकर, माने शेख हसीना और खालिदा जिया ने मिलकर इरशाद हुसैन को चुनौती दी। इरशाद हुसैन ने दोनों को गिरफ्तार करवा दिया। इससे आम जनता की सहानुभूति दोनों नेताओं के प्रति बढ़ी। दबाव इतना बढ़ा कि इरशाद हुसैन को इस्तीफा देना पड़ा। फिर बांग्लादेश में पहली अंतरिम सरकार बनाई गई। आवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत दूसरी पार्टियों ने मिलकर बांग्लादेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद को इस सरकार का मुखिया तय किया। दूसरी बार अंतरिम सरकार बनाने की नौबत आई साल 1996 में। तब बांग्लादेश के पूर्व चीफ जस्टिस हबीबुर रहमान को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। इसकी कहानी क्या है? कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ी थी। जनरल इरशाद हुसैन के इस्तीफे के बाद जस्टिस शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार की सरपरस्ती की। देश में चुनाव हुए। BNP ने सरकार बनाई। 1991 में पहली बार खालिदा जिया देश की प्रधानमंत्री बनी। 4 साल खालिदा जिया ने पूरी ताकत से सरकार चलाई, मगर 1995 आते आते उनके खिलाफ विपक्ष को कुचलने के आरोप लगे। कहा गया कि प्रधानमंत्री पद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खालिदा जिया नहीं मानी। शेख हसीना की आवामी लीग और जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश ने देशव्यापी आंदोलन किया। 1995 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर कुल 74 हड़तालें की। स्कूल कॉलेजेस पर ताले लगे। खालिदा जिया के खिलाफ पनपे इस आंदोलन में कई जगह से हिंसा की भी खबरें आई।
आंदोलन की वजह से देश भर में गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इससे डेली जरूरत का सामान सब जगह नहीं पहुंच पा रहा था। देश जैसे ठप पड़ गया। लेकिन खालिदा जिया इस्तीफा देने को राजी नहीं हो रही थी। जैसे हालात थे, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। 286 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस दबाव के बाद खालिदा जिया राजी हुई, संसद भंग की गई और आम चुनाव करवाने की घोषणा हुई। खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद देश संभालने के लिए विपक्षियों ने अंतरिम सरकार का गठन किया। मार्च 1996 में बांग्लादेश के फॉर्मर चीफ जस्टिस हबीबुर रहमान को इस सरकार का मुखिया बनाया गया। इस सरकार में मोहम्मद यूनुस भी शामिल थे, जो अभी वाली अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं। तीसरी बार अंतरिम सरकार बनाने की नौबत सन 2001 में आई। इसकी कहानी क्या है? 1996 में खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद चुनाव करवाए गए। इसमें शेख हसीना की सरकार बनी। हसीना का कार्यकाल 2001 में खत्म हुआ। जुलाई 2001 में उन्होंने संसद भंग की। अगला चुनाव अक्टूबर 2001 में होना था, इसलिए जुलाई से लेकर अक्टूबर यानी लगभग 4 महीने के लिए जस्टिस लतीफुर रहमान को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। ये पहली बार हो रहा था जब शांति के साथ किसी अंतरिम सरकार का गठन हुआ हो। चौथी बार अंतरिम सरकार बनाई गई 2006 में। 2001 के चुनावों में बीएनपी जीती। खालिदा जिया दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनकी सरकार पर विपक्ष को दबाने के आरोप लगे। 1996 जैसा माहौल फिर से बन रहा था, इसलिए 2006 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। फिर जनवरी 2007 में अर्थशास्त्री फखरुद्दीन 1 साल के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया बने। 2011 में शेख हसीना ने अंतरिम सरकार वाला नियम ही खत्म कर दिया। हमने इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर कैप्टन आलोक बंसल से पूछा कि जब 2011 में शेख हसीना ने अंतरिम सरकार वाली व्यवस्था क्यों खत्म की थी और अब किस आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। आइए आलोक जी से समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कोर्ट का डिसीजन था जिसने कहा कि अंतरिम सरकार की जो स्थापना का नियम है ये मेरे ख्याल से असंवैधानिक है। और जो बात शेख हसीना के मानस पटल पर रही होगी वो ये है कि जब पिछली बार शेख हसीना की हुकूमत आई थी, उससे पहले 1-2 साल तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ही चलती रही थी। एक अस्थिरता का माहौल था और एक अंतरिम सरकार ऐसी थी जो शायद सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहती थी। तो शायद उनको लगा हो कि ये शायद ये उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और शायद इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं वर्तमान में। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद छात्रों ने मोहम्मद यूनुस से मांग की थी कि वो अंतरिम सरकार की सरपरस्ती करें। पेरिस से लौटने के बाद 8 अगस्त को उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया की शपथ ली। उनके साथ 16 और लोग भी शामिल हुए। कौन कौन है, एक एक करके जान देते हैं। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया के अलावा रक्षा, शिक्षा समेत दर्जन भर से ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे। यूनुस एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनको बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत का श्रेय मिलता है। ये बैंक गरीबों को छोटा मोटा कर्ज देती है, बदले में कुछ गिरवी रखने की मजबूरी नहीं होती। इसी वजह से यूनुस बांग्लादेश में खासे लोकप्रिय हुए हैं। 2006 में यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज के साथ साथ यूनुस के नाम के साथ कई कानूनी केस भी जुड़े हुए हैं। 2010 में उनके ऊपर नॉर्वे द्वारा ग्रामीण बैंक को मिले फंड्स के दुरुपयोग करने के आरोप लगे। हालांकि बाद में नॉर्वे ने उसे खारिज कर दिया। शेख हसीना सरकार में यूनुस के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो शेख हसीना के बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर सालेउद्दीन अहमद। इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग मिनिस्ट्री मिली है। सालेउद्दीन अहमद बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और वर्तमान में BRAC बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। तीसरा नाम है AF हसन आरिफ। इनको मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी मिली है। आरिफ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं। 1970 से बांग्लादेश में वकालत कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सदस्य भी हैं। चौथा नाम M सखावत हुसैन। इनको गृह मंत्रालय मिला है। बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं ये। अगला नाम आसिफ नजरुल का है। इनको लॉ मिनिस्ट्री मिली है। ढाका यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर हैं। बांग्लादेश के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। साउथ एशियन फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था में 2011 से 2017 तक ब्यूरो मेंबर रह चुके हैं। अगला नाम आदिलुर रहमान खान का है। इनको उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है।
इसके बाद नाम आता है सैयदा रिजवाना हसन, इनको पर्यावरण मंत्रालय मिला है। फिर नाम आता है शर्मिन मुर्शीद का, इनको सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री मिली है। खालिदा हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्रालय मिला है। फरीदा अख्तर को मछली और पशुपालन मंत्रालय मिला है। नूरजहां बेगम को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। स्टूडेंट मूवमेंट का चेहरा रहे नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को अंतरिम सरकार में जगह मिली है। आसिफ को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और नाहिद इस्लाम को पोस्ट टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दी गई है। इनके अलावा सरकार में विधान रंजन रॉय, सुप्रदीप चकमा, फारूक ए आजम को भी शामिल किया गया है। ये तो हुई कहानी अंतरिम सरकार की। अब समझते हैं कि विदेश से नई सरकार के गठन पर क्या रिएक्शंस आए हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिएक्शन की। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही हालात सामान्य होंगे। हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की जाएगी। हम दोनों देशों की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका ने कहा कि अंतरिम सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर को सुनते हैं। Our Charge d'Affaires attended the swearing in of the president today, and we welcome Dr. Yunus's call for an end to the recent violence, and we stand ready to work with the interim government and Dr. Yunus as it charts a democratic future for the people of Bangladesh. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और साझा सहयोग पर जोर दिया। चीन ने भी अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। कहा, हम दोनों देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी बांग्लादेश की नई सरकार के साथ काम करने की बात कही है। बांग्लादेश से और क्या अपडेट्स हैं, अब चलिए ये जानते हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा है कि बांग्लादेश में उनकी मां की वापसी होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में जॉय बोले, जैसे ही बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी होगी, शेख हसीना वापस जाएंगे। शेख मुजीब के परिवार के सदस्य मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी मां पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश में पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगी। हमने आलोक बंसल से पूछा कि क्या वाकई शेख हसीना की वापसी संभव है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। आज भी बांग्लादेश के अंदर करीब करीब 30% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवामी लीग समर्थक हैं। अब ये लोग इस वक्त अव्यवस्थित हैं, तितर बितर फैले हुए हैं, जनता के आक्रोश के कारण बिखरे हुए हैं और नेतृत्व के अभाव में और बुरी तरह बिखर गए। लेकिन अगर कोई नेतृत्व प्रदान करे और अवामी लीग के काडर्स को संगठित करे तो एक अच्छी बड़ी संख्या है। मेरा ये मानना है 20 से 30% लोग हैं जिनको संगठित किया जा सकता है और जो आगे चलकर एक अवामी लीग का एक घटक बनकर उभर सकते हैं और आने वाले समय में एक प्रबल दावेदार के रूप में खड़े हो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अवामी लीग के शासन के दौरान जो बांग्लादेश ने प्रगति की है वो अभूतपूर्व है और उन्होंने जो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जो प्रगति की है वो अविस्मरणीय है। आज बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से बेहतर है। बांग्लादेश का जो बर्थ रेट है वो भारत से कम हो गया है। ये इस्लामिक राष्ट्रों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बांग्लादेश ने अचीव की है। और साथ ही साथ अगर आप देखें अर्थव्यवस्था बिना रुई की एक भी बिल्कुल भी रुई वहां पैदा नहीं होती, कपास पैदा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो अपैरल का आज दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, निर्यातक बन गया है। तो ये सब जो सफलताएं हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, इनको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। हो सकता है आज जनता में आक्रोश हो, आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि क्या किया, क्या अचीवमेंट हुआ। जनता की जो याददाश्त है वो हमेशा छोटी रहती है। जो पब्लिक मेमोरी है इट्स ऑलवेज शॉर्ट, विशेषकर दक्षिण एशिया में। यहाँ लोग आज उत्तेजित हैं, कल मिस करेंगे कि हाँ वो समय हमको याद आ रहा है, क्योंकि अभी जो अव्यवस्था है ये अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर डालेगी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और आवामी लीग के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी? यहां हमें समझना चाहिए कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अल्पसंख्यकों पे हमले हुए, क्योंकि वो कमजोर हैं। एक तो अल्पसंख्यक कमजोर हैं, संख्या में कम है, उन पर हमले हुए। पर
ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में हमले हुए। अगर आप इसके उदाहरण देखें, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी तब बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं पे हमले हुए थे। कुछ भी होता है बांग्लादेश में तो हिंदू एक इजी टारगेट बन जाते हैं, तो हिंदुओं पे हमले होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि अधिकांश हिंदू अवामी लीग समर्थक रहे हैं। अभी जिन पर हमले हो रहे हैं वो अधिकांश वो हैं जो अवामी लीग के बड़े नेता हैं, और उसके अलावा कुछ धार्मिक संस्थानों पर भी हमले हुए हैं। और इसका कारण यह है कि पुलिस आज बांग्लादेश से पूरी तरह से अनुपस्थित है, क्योंकि पुलिस बल जो था उसको बोला आप अपने हथियार समर्पित कीजिए और जाइए। और आज अधिकांश बांग्लादेश में कोई भी पुलिस मैन नहीं है, और इसके कारण जो कानून व्यवस्था है वो अब जो लोग हैं, जो होर्ड्स हैं, जो अव्यवस्थित एक झुंड है, जो भीड़ है, भीड़ के हवाले है। और भीड़ के जब हवाले होती है तो लूट मार और हर तरीके की चीजें चल रही हैं। जेल से हजारों लोग छूटकर बाहर निकल चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। तो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। दूसरा, हिंदू जैसे मैंने कहा कमजोर हैं, कम अल्पसंख्यक हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। यूनुस ने कहा है कि ये हमले बंद होने चाहिए, लेकिन अभी उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इन हमलों को रोक सके। और ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक पुलिस दोबारा संगठित नहीं होती इस तरीके के हमले हो सकते हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो छात्र संगठन है वो नहीं चाह रहे कि हिंदुओं पर हमले हो। उन्होंने कई वक्तव्य दिए हैं, कई जगह जो छात्र संगठन के लोग हैं वो मंदिरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में शेख मुजीब की लेगेसी का अंत हो जाएगा? ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ समय के लिए हो सकता है, कोशिश यही होगी। जिस तरीके से शेख मुजीब की प्रतिमा, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा, उनका बंगबंधु का जो संग्रहालय था, म्यूजियम था, जिस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। पर यह है कि छात्र आंदोलन की आड़ में ये जमात और बीएनपी के जो नेतृत्व था उन्होंने कोशिश की है। जो एंटी लिबरेशन मूवमेंट के लोग थे, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, और ऐसे लोगों की एक संख्या है, 20 से 30% लोग बांग्लादेश में ऐसे भी हैं जो कभी भी बांग्लादेश की आजादी नहीं चाहते थे। तो ये जो एंटी लिबरेशन मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने छात्र संगठन की आड़ में ऐसी जगहों को, ऐसी चीजों को जो शेख मुजीब के साथ जुड़ी हैं उनको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन हमें समझना चाहिए कि बांग्लादेश की जो आजादी है उसमें शेख मुजीब का बहुत बड़ा योगदान था। वो देश के जनक रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता से खुश है। तो मुझे नहीं लगता कि शेख मुजीब की लेगेसी को कंप्लीटली कभी भी खत्म किया जा सकता है। उनके बलिदान, उनके जो योगदान है उसको आने वाली जो जनसंख्या, जो आने वाली जो जनरेशन है वो कभी पूरी तरह से नहीं भूल सकती। तो वो होगी, हो सकता है कुछ समय के लिए एक्लिप्स हो जाए, कुछ समय के लिए उसको दबा दिया जाए, पर वो वापस आएगी। अगर आप देखें 75 से लेके कई सालों तक शेख मुजीब की जो लेगेसी थी उसको दबा दिया गया, लेकिन वो वापस आई और वो फिर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉक पर लगातार मिलते रहेंगे। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच टीवी डिबेट होने वाली है। दोनों नेताओं ने इसके लिए हामी भर दी है। ये डिबेट 10 सितंबर को ABC न्यूज चैनल में करवाई जाएगी। इसके अलावा दोनों के बीच 2 और डिबेट होनी है। संभवतः ये फॉक्स और NBC चैनल में करवाई जाएंगी। कमला हैरिस ने X पर लिखा, मैं 10 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली डिबेट के लिए उत्साहित हूँ। इसके पहले ट्रंप की जो बाइडेन के साथ डिबेट हुई थी, इसमें ट्रंप ने बाइडेन को बुरी तरह हराया था। बाइडेन इस डिबेट में बातें भूलते दिखे। उन्होंने कुछ एक दफे डिबेट में फंबल भी किया। इस डिबेट के बाद अमेरिका में बाइडेन की उम्र का मुद्दा गरमाया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी खत्म करने की मांग उठी। अंततः उनकी जगह कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया। हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट पर दुनियादारी में विस्तार से बात की है। आप देखना चाहते हैं तो उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है थाईलैंड से। थाईलैंड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कोर्ट ने बैन कर दिया है। पार्टी का नाम है मूव फॉरवर्ड। इस पर संविधान की अवहेलना के आरोप है। कोर्ट ने कहा कि ये पार्टी देश की संवैधानिक राजशाही को उखाड़ फेंकने की मंशा रखती है। इस पार्टी ने 2023 के आम चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद भी पार्टी के नेता पिटा लिमजोरनाट प्रधानमंत्री नहीं बन सके। दरअसल पिटा ने 6 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन तैयार किया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके पास कुल मिलाकर 309 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए उन्हें 376 वोट चाहिए थे। 67 सीटें कम थी।
पिटा ने उम्मीद जताई कि सेनेट के सदस्य जनता की राय का सम्मान करेंगे और उनके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि संसद में मौजूद सभी सेनेट नेता द्वारा नियुक्त किए गए थे। उनके पास ये अधिकार था कि वो चुने हुए सांसदों के साथ नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करें। वैचारिक मतभेद की वजह से उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया। सैन्य नियुक्त सेनेटर रूढ़िवादी है, लेकिन पिटा की पार्टी प्रगतिशील सुधारों के वादे पर जीत हासिल की थी। इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। आज का दुनियादारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा? आप इन खबरों पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।